राजस्थान के एक छोटे से गांव में चारों तरफ बस रेत ही रेत थी। दूर दूर तक फैले हुए रेत के टीले, तेज धूप और गर्म हवाएं उस जगह को और भी सुनसान बना देती थीं। उस छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी माँ हर रोज बैठी रहती थी। उसका नाम गंगा देवी था। गंगा देवी की उम्र लगभग 70 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल पूरे सफेद हो चुके थे और हाथों में हमेशा एक लकड़ी की लाठी रहती थी। लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद दिखाई देती थी। वो उम्मीद थी अपने बेटे रमेश के लौट आने की। कई साल पहले रमेश इसी रास्ते से शहर गया था। जाते समय उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह जल्दी लौट आएगा। लेकिन साल गुजरते गए और रमेश कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग अक्सर गंगा देवी से कहते, अम्मा अब उम्मीद छोड़ दो, शहर जाकर लोग बदल जाते हैं। लेकिन गंगा देवी हमेशा मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह जरूर आएगा। हर दिन सुबह होते ही गंगा देवी अपनी झोपड़ी के सामने बैठ जाती और उस लंबी सड़क की तरफ देखती रहती जो रेगिस्तान के बीच से होकर शहर की तरफ जाती थी। गंगा देवी को अपने बेटे का बचपन बहुत याद आता था। रमेश जब छोटा था तो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता था। वह रेत में खेलता था, ऊंटों के पीछे दौड़ता था और शाम होते ही अपनी माँ की गोद में आकर सो जाता था। रमेश के पिता हरिराम गांव में ऊंटों की देखभाल का काम करते थे। लेकिन एक दिन अचानक बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद गंगा देवी और रमेश बिल्कुल अकेले रह गए। घर चलाने के लिए गंगा देवी ने बहुत मेहनत की। कभी खेतों में काम करती, कभी लोगों के घरों में रोटियां बनाती। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। रमेश भी अपनी मां की मेहनत समझता था। वह पढ़ाई के साथ साथ गांव के ढाबे पर काम करता था ताकि घर का खर्च चल सके। धीरे धीरे रमेश बड़ा हो गया। अब वह जवान हो चुका था। लेकिन गांव में काम पामा बहुत कम था। इसलिए एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि वह शहर जाकर काम करना चाहता है। यह सुनकर गंगा देवी का दिल टूट गया। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर उसे जाने की अनुमति दे दी। जब रमेश शहर जाने लगा तो गंगा देवी उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आई। उनकी आंखों में आंसू थे। रमेश ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं जल्दी वापस आऊंगा। गंगा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बस बेटा, अपनी मां को भूल मत जाना। बस चलने लगी और रमेश धीरे धीरे दूर चला गया। गंगा देवी तब तक वहीं खड़ी रहीं जब तक बस उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। शुरू शुरू में रमेश हर महीने अपनी मां को चिट्ठी भेजता था। उन चिट्ठियों में वह लिखता कि वह ठीक है और जल्दी वापस आएगा। गंगा देवी उन चिट्ठियों को बहुत संभाल कर रखती थी। वो उन्हें बार बार पढ़ती और अपने बेटे को याद करके खुश हो जाती। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां ना आना बंद हो गईं। साल गुजरते गए। गंगा देवी बूढ़ी होती गई, लेकिन उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। हर शाम वह उसी रास्ते की तरफ देखती जहां से उनका बेटा गया था। एक दिन शाम के समय रेगिस्तान में तेज हवा चल रही थी। आसमान लाल हो गया था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। गंगा देवी अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। अचानक उन्हें दूर रेत के टीलों के बीच एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वे आदमी पास आता गया, गंगा देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और ध्यान से देखने लगी। अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह आदमी सच में रमेश ही था। रमेश कई साल बाद अपने गांव लौट रहा था। रमेश अपनी मां के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। गंगा देवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया, बस यही काफी है। रमेश रोते हुए बोला, मां, शहर की जिंदगी में मैं इतना उलझ गया कि वापस आने में देर हो गई। गंगा देवी मुस्कुरा दी। उस दिन रेगिस्तान में सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था। मां और बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। गांव के लोग भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। गंगा देवी ने धीरे से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। उस दिन कई सालों का इंतजार खत्म हो गया था। रेगिस्तान की उस सुनसान सड़क पर आखिरकार एक मां को उसका बेटा मिल गया था।
शर्मा परिवार की एक अजीब सी परंपरा थी। डाइनिंग टेबल पर हमेशा 6 कुर्सियां सजी रहती थीं, जबकि घर में रहने वाले लोग केवल 5 थे। पहली कुर्सी हमेशा खाली रहती थी, पर कभी भी सच में खाली नहीं लगती थी। नई बहू प्रिया ने अपनी पहली ही रात कुछ अजीब महसूस किया। खाली कुर्सी के पास से ठंडी हवा उसके हाथों को छूकर गुजर गई। प्रिया हिचकिचाते हुए डर के साथ बोली, माँ जी, ये कुर्सी किसके लिए है? पूरे कमरे में चुप्पी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। तभी दादी ने धीरे से सिर उठाया और बोली, जो भी उस कुर्सी के बारे में सवाल करता है, उसकी अगली सीट वही बन जाती है। फिर उस दिन रात के अंधेरे में प्रिया की नींद खुली और उसकी डाइनिंग टेबल की तरफ नजर गई। खाली कुर्सी पर एक साया बैठा था। वो साया धीरे धीरे प्लेट से खाना उठाने लगा। उसके हाथ पारदर्शी थे, लेकिन उंगली में चमक रही थी शर्मा परिवार की पुरानी अंगूठी। प्रिया बहुत डर गई और वहां से जल्दी से भाग निकली। दूसरे दिन सुबह प्रिया ने अपने ससुर की अलमारी खोली और उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में 6 लोग थे, पर एक आदमी के चेहरे पर लाल स्याही से क्रॉस बना था और पीछे लिखा था, पापा 1985 में गायब हुए, लेकिन रोज डिनर पर आते हैं। अगर किसी ने उनकी कुर्सी हटाई तो वही उस कुर्सी पर बैठ जाता है, हमेशा के लिए। बेचैनी की मारी प्रिया वहां से जल्दी से निकल गई और उस रात जब प्रिया डाइनिंग रूम पहुंची तो खाली कुर्सी गायब थी। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, तुमने सवाल किया था ना? प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जिसकी फोटो में क्रॉस लगा था। प्रिया इतना डर गई कि उसकी हालत टाइट हो गई और अब टेबल पर 7 कुर्सियां थीं। एक कुर्सी पर दादी की साड़ी रखी थी, दूसरी पर सासू मां का दुपट्टा और तीसरी पर प्रिया की अपनी चप्पलें। धीरे धीरे सभी की आत्मा आने लगी। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई परछाई नहीं थी। अगले दिन से शर्मा परिवार में 5 नहीं, सिर्फ 3 लोग दिखाई देने लगे, लेकिन डाइनिंग टेबल पर अब भी 7 कुर्सियां थीं। कुछ कुर्सियां हमेशा भरती हैं, चाहे दिखती हो या ना हो। इंसान थी, हवा ठंडी थी और ट्रक में सिर्फ एक ही आवाज थी, इंजन की गड़गड़ाहट। ये कहानी है महेंद्र सिंह की। 20 साल से ट्रक चलाने वाला एक सीधा साधा आदमी। अचानक ट्रक के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। महेंद्र ने जोर से ब्रेक मारी। वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है और बस एक ही। रात के ठीक 3:17 पर पुलिस स्टेशन की घड़ी की टिक टिक सन्नाटे को चीर रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी मेज पर बैठा फाइलें देख रहा था कि तभी अचानक लैंडलाइन फोन जोर से बज उठा। उसने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से कांपती हुई आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए, घर के अंदर कोई है। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछ पाता, कॉल कट गई। स्क्रीन पर कोई नंबर दर्ज नहीं था। अर्जुन तुरंत बताए गए पते पर पहुंचा। शहर के किनारे एक पुराना सुनसान बंगला था। लोहे का गेट हवा में चरमराता हुआ हिल रहा था। सच में अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर ड्राइंग रूम में राघव मेहरा नाम का एक आदमी जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसके गले पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया। उसने हकलाते हुए कहा कि एक काला साया कई दिनों से उसे शीशे में दिखाई देता था और आज सामने आ गया। पूरे घर की तलाशी ली गई, मगर कोई नहीं मिला। खिड़कियां बंद थीं, पीछे का दरवाजा बंद था, दीवार पर खून से लिखा था। दरवाजा कभी बंद नहीं था। बेडरूम में एक बड़ा पुराना शीशा लगा था। अर्जुन ने उसमें खुद को देखा, लेकिन उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर से हरकत कर रहा है। अगले ही पल शीशे में राघव उसके पीछे खड़ा दिखाई दिया, जबकि असल में वहां कोई नहीं था। फिर एक लंबा काला साया उभरा, पीली चमकती आंखें, जला हुआ चेहरा। लाइट झपकी और सब गायब हो गया। जांच में पता चला कि 20 साल पहले उसी बंगले में एक नौकर की जलकर मौत हुई थी। मामला दुर्घटना बताकर बंद कर दिया गया था। गवाही में कहा गया था कि उस रात मालिक ने दरवाजा अंदर से बंद किया था। मालिक का नाम राघव मेहरा था, लेकिन वह राघव का पिता था। राघव ने कबूल किया कि उसे सच्चाई पता थी। रात फिर 3:17 हुई। लाइटें झपकने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
काला साया प्रकट हुआ और राघव को हवा में उठा लिया। वह चीखते हुए बोला कि उसी ने आग लगाई थी, उसी ने नौकर को मारा था। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, बेजान। लेकिन उसका चेहरा बदलने लगा, त्वचा काली पड़ गई, आंखें। वह वहीं जला हुआ नौकर बन चुका था। पता चला कि असली राघव तो 7 दिन पहले मर चुका था। फिर पुलिस स्टेशन पर कॉल किसने किया? अर्जुन बाहर निकलना चाहता था पर दरवाजा नहीं खुला। घड़ी 3:17 पर अटक गई। समय जैसे दोहराने लगा। शीशे में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अर्जुन भयभीत था। फाइलों में दर्ज था कि 20 साल पहले केस बंद करने वाले अधिकारी का नाम अर्जुन के अपने पिता का था। सबूत नष्ट कर दिए गए थे, शायद सच दबा दिया गया था। अर्जुन को याद आया कि राघव की हालिया दुर्घटना भी संदिग्ध थी, पर उसने दोबारा केस नहीं खोला। काला साया सामने आया और उसका रूप बदलकर अर्जुन के पिता जैसा हो गया। जली हुई वर्दी, ठंडी आंखें, आवाज गूंजी, सच दबाया गया था और तुमने भी उसे सामने नहीं आने दिया। दीवारों से जले हुए हाथ बाहर निकले और अर्जुन को पकड़। कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह पुलिस टीम बंगले में पहुंची। दरवाजा कोई नहीं, जमीन पर इंस्पेक्टर लापता, लेकिन पुलिस वर्दी में दिखाई दे रहा था। नीचे लिखा था, बंद दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो सच का सामना करते हैं। ठीक 3:17 पर नए इंस्पेक्टर के पास फोन आया। साहब, घर के अंदर कोई है, दरवाजा अंदर से बंद है। घड़ी फिर 3